मांग संख्या 27 पेयजल के ऊपर आज सदन के सभी माननीय विधायक चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश की भी और अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं का समाधान किस तरीके से सरकार करे उसकी चर्चा परिचर्चा भी कर रहे हैं। सभापति महोदय, पानी का कोई विकल्प नहीं है, अनाज का विकल्प है लेकिन पानी का विकल्प नहीं है। और राजस्थान के हालात तो इस प्रकार की है कि मरु प्रदेश के अंदर पानी की एक बूंद के लिए भी लोग तरसते हैं। जमीन जल चुकी है, आसमां बाकी है, सूखे की कुएं तेरा इम्तिहान बाकी है, समय पे बरस जाना है मेघा, किसी का मकान गिरवी है तो किसी का लगान बाकी है। ये राजस्थान के हालात हैं। लेकिन सभापति महोदय, वास्तविकता के अंदर इस पानी की समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं? क्या भूमिगत पानी जो उपलब्ध है उस पानी को निकाल के और उसका दोहन करने से क्या पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा, या बरसात के दिनों के अंदर पानी जो व्यर्थ बहकर जाता है उसको रोककर उसका उपयोग हम कर सकते हैं? सभापति महोदय, जल जीवन मिशन योजना की चर्चा सभी मान्य सदस्यों ने की है, लेकिन जल जीवन मिशन की योजना तभी सफल हो पाएगी जब लंबे समय तक उसका उपयोग पानी की आपूर्ति के लिए किया जाए। चंद दिनों के लिए, चंद महीनों के लिए, चंद वर्षों के लिए अगर पानी अपन ने निकाल के जनता को पिला भी दिया और उसके ऊपर करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तो मेरे ख्याल से उसके सार्थक परिणाम निकल कर नहीं आएंगे। सभापति महोदय, आज भी जयपुर जिले के अंदर जो प्राकृतिक स्रोत थे, जब तक उन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने का काम नहीं करेंगे तब तक मेरे ख्याल से जल की समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और इस जयपुर जिले के अंदर जो प्राकृतिक स्रोत हुआ करते थे वो बुचारा बांध था, भगवानपुरा का बांध था, जमारामगढ़ का बांध था, कालक का बांध था और सांबर की झील थी। ये जयपुर जिले के प्राकृतिक स्रोत थे जिन स्रोतों के अंदर बरसात का पानी इकट्ठा होता था और लोग इसका पीने के काम में लेते थे, पशुओं को पिलाने के लिए काम करते थे और कई स्थानों के ऊपर सिंचाई के लिए भी काम करते थे। आज ये सारे के सारे बांध सूखे हो चुके हैं। इसलिए सभापति महोदय, आज जयपुर जिले के अंदर अधिकांश लोगों की मांग ये उठने लगी है और धरना प्रदर्शन ज्ञापन के माध्यम से भी लोग सरकारों का ध्यान भी आकर्षित करने लगे हैं कि इन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की नितांत आवश्यकता है। लोगों का कहना है कि नांगल चौधरी तक, हरियाणा की बॉर्डर तक यमुना का पानी आया हुआ है, वहां से लेकर 55 किलोमीटर टकनेत जो सीकर जिले के अंदर स्थित है, वहां पर अगर पानी लाकर छोड़ा जाए तो ये इन सब बांधों के अंदर वहां से यह पानी डिस्ट्रीब्यूट होकर जा सकता है। इसलिए सभापति महोदय, इस योजना के ऊपर भी सरकार को काम करना चाहिए और लोगों की भावना के आधार के ऊपर भविष्य के अंदर इस पानी की समस्या को लेकर कानून व्यवस्था नहीं बिगड़े उसको भी माकूल तरीके से ध्यान में रखने की आज आवश्यकता है। सभापति महोदय, कानून इस विधानसभा ने कई पारित किए हैं और कई कानून इस बात के पारित किए हैं कि जो कोई मकान बनेगा वो वाटर रिचार्ज करना उसके लिए जरूरी है, कोई भी कॉमर्शियल बिल्डिंग बनाएगा उसके लिए वाटर रिचार्ज करना जरूरी है। लेकिन क्या वास्तविकता के अंदर भौतिक सत्यापन करने के उपरांत यदि हम देखेंगे तो एक भी व्यक्ति उन कानून की पालना करता हुआ दिखाई नहीं देगा। आज आवश्यकता इस बात की है कि बरसात की एक एक बूंद को बचाकर हम चले। रानीवाड़ा से आने वाले मान्य सदस्य कह रहे थे कि हमारे यहाँ पहाड़ी इलाका है, पानी बहकर बाहर चला जाता है। इस जल जीवन मिशन योजना के तहत अगर आप बांध बनाने के लिए किसी ग्राम पंचायत में आप 2 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हो, 3 ट्यूबवेल करने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए, एसआर बनाने के लिए, यदि उस ग्राम पंचायत के अंदर अगर प्राकृतिक रूप से अगर इस तरीके का पहाड़ी इलाका है वहां पे बांध बना, इस योजना के तहत बांध बनाने का काम अगर करें और पानी को रोकने का काम करें तो मेरे ख्याल से वो लंबे समय तक उस पानी का उपयोग जनता कर सकती है। सभापति महोदय, उदाहरण के लिए मैं कहना चाहूंगा, एक सिंचाई विभाग का बांध मेरी मारकला ग्राम पंचायत के अंदर बना था। आज भी उस गांव के अंदर उस एक एनीकट बनने की वजह से आज वहां के जितने भी ट्यूबवेल थे वो सिर्फ 1 या 1.5 महीना बंद होते हैं। बरसात आती है, वाटर रिचार्ज होता है, वापिस वो साल भर के लिए ट्यूबवेल वापस शुरू होते हैं। इसी तरीके से अभी सामोद के अंदर 32 लाख रुपए की राशि मैंने विधायक कोटे से दी है, सिर्फ ये कि बरसात का पानी कैसे हम रोकें, कैसे उस पानी को वाटर रिचार्ज करके और जनता को पिलाने का काम करें। मेरे ख्याल से मंत्री महोदय, इस ओर भी अगर आप ध्यान दोगे कि जिस विधानसभा क्षेत्र की या जिस ग्राम पंचायत की जो भौगोलिक स्थिति है उस भौगोलिक स्थिति के आधार के ऊपर योजना बने ताकि उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सके। सभापति महोदय, एक निवेदन मैं आपके माध्यम से और करना चाहूंगा कि आज जयपुर जिले के अंदर बांडी नदी और मेंढा नदी, ये 2 नदियां बहती थी। दोनों नदियां प्राकृतिक नदियां थी, दोनों नदियां सूख चुकी है, अतिक्रमण हो चुके हैं। जमारामगढ़ से आने वाले मान्य सदस्य भी चिंता इस बात की जाहिर कर रहे थे कि पहले उस जमारामगढ़ बांध का पानी जयपुर वासियों के लिए भी मिलता था और आज खुद जमारामगढ़ के लोग भी पीने के पानी के लिए तरस रहे। तो जब तक प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने की योजना सरकार नहीं बनाएगी तब तक मेरे ख्याल से उसका लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पाएगा। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा, जल जीवन मिशन के तहत बहुत से अधिकारी आपके ऐसे हैं जिन अधिकारियों ने भौगोलिक क्षेत्र से मौके पे जाने की बजाय एक सर्वेयर को हायर किया, कमरे के अंदर बैठे, नेट से उस ग्राम पंचायत का या उस विलेज का नाम निकाला, उस योजना को वहीं कमरे में बैठकर बना दिया। अब आप
मेरे किसान मानपुरा ग्राम पंचायत है, उस ग्राम पंचायत के अंदर पानी सूखे हुए कम से कम भी 5 साल होगी, एक बूंद पानी नहीं है। किशन मानपुरा के लोगों को पानी पिलाने के लिए भी गुडलिया के गांव से ट्यूबवेल करके फिर पानी पिलाया जा रहा है। आपके अधिकारियों ने उसी गांव के अंदर सोर्स डेवलप करने का काम किया, वहां एक बूंद पानी नहीं निकलेगी। परिवर्तित आप तब कर सकते हो जब पहले सोर्स करोगे, वो ड्राई होगा, उस ड्राई की रिपोर्ट जाएगी, उसके बाद में उसको परिवर्तित आप कर सकते हो। लंबे समय बीत जाने के बाद भी लोगों को सुविधा नहीं मिल पाएगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिन जिन ग्राम पंचायतों के अंदर इस तरीके से अधिकारियों की लापरवाही की वजह से तकमीना बना है, उनको आप परिवर्तित अभी करा लें, नहीं तो बाद में समय बहुत अधिक लग जाएगा। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, हमारे 70 से अधिक टेंडर लगाए गए। 28 फरवरी उसकी तारीख थी, लेकिन 28 फरवरी का टेंडर भी निरस्त कर दिया गया। अब टेंडर कब लगेगा, कितने दिनों में वो खुलेगा, धरातल पे कब काम शुरू होंगे, वो भविष्य के क्रम में। इसलिए मेरा निवेदन है कि इन टेंडरों को आप इंडिपेंडेंट रूप से अगर पंचायतों के हिसाब से लगाओगे तो काम जल्दी होगा और लोगों को उसको सुविधा भी जल्दी मिल जाएगी। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आने वाले समय के अंदर यदि हम बरसात के पानी को इकट्ठा जब तक नहीं करेंगे, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 12,000 रुपये दिए टॉयलेट बनाने के लिए, किसी ने 12,000 में भी टॉयलेट बना लिया, किसी ने 20,000 में बनाया, किसी ने 25,000 के अंदर बनाया, लेकिन प्रत्येक घर के अंदर टॉयलेट बनने का काम हुआ। सभापति महोदय, योजना ऐसी बने, चाहे वो नरेगा से आप ज्वाइंट करो, चाहे जल जीवन मिशन से आप कनेक्ट करो, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, शहरों के अंदर तो पॉइंट बनाने की जगह है या नहीं है, प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र के अंदर सरकार 2 लाख रुपए की राशि दे और 2 लाख रुपए के अंदर पानी का टांका बनाए, चाहे पॉइंट बनाए, बरसात के पानी को इकट्ठा करके कम से कम प्रत्येक परिवार पीने के लिए और पशुओं को पिलाने के लिए भी अगर उसका उपयोग करने लगे तो मेरे ख्याल से इसका लाभ काफी लंबे समय तक जनता को मिल सकता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, प्रत्येक परिवार, किसान परिवार को 2 लाख रुपए की राशि टांका और पॉन्ड बनाने के लिए दे और वो बरसात का पानी उसको इकट्ठा करे, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी 95 या 98% पक्के मकान बन चुके हैं, वो बरसात का पानी सारा का सारा बह के चला जाता है। इसलिए मेरा निवेदन है, चोमू नगरपालिका क्षेत्र के अंदर हमारे पानी की गंभीर समस्या बनी हुई है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय गोविंदगढ़ के अंदर जब गए थे 2018 के चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए, उस समय भी उन्होंने घोषणा की थी कि चोमू नगरपालिका क्षेत्र को हम बीसलपुर की योजना से जोड़ने का काम करेंगे, लेकिन 3 साल से अधिक समय बीत चुका है। हरमाड़ा तक बीसलपुर का पानी पहुंचा हुआ है, हरमाड़ा से लेकर चोमू की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। हमारे एसआर हमें नहीं चाहिए, पाइपलाइन हमें नहीं चाहिए, CWR हमें नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें तो 15 किलोमीटर की पाइपलाइन और पानी उपलब्ध करा दोगे तो हमारी नगरपालिका क्षेत्र के अंदर 9 SR पहले से बनी हुई है। इन तमाम टंकियों के अंदर पानी अगर पहुंच गया तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन करके पानी की समस्या का समाधान कर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, मंत्री महोदय आपसे मांग है कि 15 किलोमीटर की पाइपलाइन और पानी अगर सेकंड फेज की बीसलपुर की योजना बन रही है उसकी डिमांड में आप शामिल कर लें, और चाहे इसको कैसे भी करके, क्योंकि आने वाले समय के अंदर 70,000 से अधिक आबादी हो चुकी है और इस आबादी को पानी पिलाने के लिए नितांत आवश्यक है कि लोगों के घरों तक पानी सिर्फ इसी योजना से तत्काल पहुंच सकता है, नहीं तो पानी की एक गंभीर समस्या हमारे सामने खड़ी हो जाएगी। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा, हमारे 5 पंचायतें ऐसी है जिन पंचायतों के अंदर फ्लोराइड की मात्रा काफी अधिक हो चुकी है। वो नांगल गोविंद भी, किशन मानपुरा, हस्तेड़ा, बुतेड़ा और आष्टी, इन पंचायतों के अंदर फ्लोराइड की मात्रा अधिक हो चुकी है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि फुलेरा विधानसभा क्षेत्र पूरी की पूरी बीसलपुर योजना से जुड़ चुकी है। ये एडजॉइनिंग विधानसभा से जुड़ी हुई ग्राम पंचायतें हैं। इन 5 ग्राम पंचायतों के अंदर अगर आप बीसलपुर योजना से जोड़ने का काम करेंगे तो उन लोगों को राहत मिलने का काम होगा। एक सभापति महोदय, आपके माध्यम से एक निवेदन और करना चाहूंगा, हमारे सामोद के अंदर एक राजौला का बांध था, उस राजौला का प्राकृतिक बांध बना हुआ था, 95 के अंदर बारिश अधिक होने की वजह से वो टूट चुका है। उस बांध को अगर पुनर्जीवित करेंगे, कम से कम 8 से 10 ग्राम पंचायतों के अंदर पानी वाटर रिचार्ज के माध्यम से पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। इसलिए जल जीवन मिशन योजना के तहत या आपकी सिंचाई विभाग योजना के तहत या प्रधानमंत्री भूगर्भ योजना के तहत, किसी भी योजना के तहत इस राजौला बांध को पुनर्जीवित करने का काम करेंगे तो मेरे ख्याल से पानी की समस्या का समाधान होगा। एक सभापति महोदय, जो प्राकृतिक रूप से सामोद है, महार है, धवली है, महारकुर्द है, नांगलबर्ड है, इन ग्राम पंचायतों के अंदर पहाड़ी इलाका है, इन ग्राम पंचायतों में यदि छोटे छोटे एनीकट बन जाए और पानी को रोकने का काम करें तो उससे भी लोगों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को काफी लाभ मिलेगा। एक अंतिम निवेदन करके अपनी वाणी को विराम दूंगा सभापति महोदय कि आने वाले समय के अंदर जब तक हम पानी को कीमत मानकर, क्योंकि अनाज का विकल्प है, जब गेहूं खाने को नहीं मिल रहा था, बाजरा था, मक्का थी, चावल थे,
लेकिन पानी का कोई विकल्प नहीं है। विज्ञान ने इतनी प्रगति भी नहीं की है कि एक कैप्सूल तैयार किया और एक सुबह ले लो और एक शाम को ले लो, पानी की आवश्यकता या पानी की आपूर्ति करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सभापति महोदय, मुझे लगता है कि पानी की समस्या हर व्यक्ति की गंभीर समस्या है और इस गंभीर समस्या के समाधान के लिए जब तक धरातल के ऊपर वास्तविकता के आधार के ऊपर हम काम नहीं करेंगे तब तक इसके सकारात्मक परिणाम हाथ निकल कर नहीं आएंगे। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है सभापति महोदय कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों को सरकार गंभीरता से ले और आने वाले समय में पेयजल समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने का काम करें। आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।